Now our last section is section E. And the question is, a tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shape called tiles with no overlaps and no gaps. या मतलब कि काइंड ऑफ एक डिजाइन बनाया गया जिसमें अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर ली गई है, शेप ली गई है, जैसे कोई रेक्टेंगल शेप है, ट्राइंगल शेप है, ऑक्टागन शेप है, इस तरह की शेप्स ली गई है. Historically, tessellations were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation patterns on floor, walls, paintings, etc. अभी तक मैप में कोई दिखाई नहीं दिया. Shown below is a tiled floor in the Archaeological Museum of Seville made using square, triangle and hexagon. अब दिखना शुरू, एटलीस्ट अब फैमिलियर से नेम आपको दिखना शुरू हो गए. ठीक है, ये आपकी फिगर है, मतलब ये आपको दिखाएगा डिजाइन. ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है? A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. उसने Cartesian plane में इस तरह का डिजाइन बनाया. ठीक है, he used regular octagons, squares and triangles for his floor tessellation pattern. Means उसने भी इसी तरह के अलग अलग शेप्स को लिया है. ठीक है, तो ये भैया डिजाइन दिया हुआ है. ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या किया, क्या कहा गया है. Next part of the question is, use the above figure to answer the question that follow. What is the length of the line segment joining point B and F? तो B और F के पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या है. तो देखो यहाँ पर अगर मैं B की बात करता हूँ, ये आपका B पॉइंट है. ठीक है, तो B पॉइंट देखो आपका X तो इसका 1 पर आ रहा है और Y किस पर आ रहा है, 2 पर. तो B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2. ये चीज समझ में आ रही है. B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1, 2. और किसके साथ डिस्टेंस निकालना है, B और F का. तो F के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं. F के कोऑर्डिनेट्स देखो, F का जो X है आपका, F का जो X है वो है -2, राइट. तो F का X तो हो गया -2 और इसका F क्या हो गया, 9. ये क्लियर हो गया. ठीक है, तो आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए. B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 2 और F के क्या आ गए, -2, 9. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे. जब आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो बहुत इजीली आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो. तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट BF आपको फाइंड करना था. इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका क्या हो गया, y2. अब देखो x2 - x1, कैन आई से दैट -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 9 - 2 होल स्क्वायर. तो -2 - 1 हो जाएगा -3 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9 + 49 दैट इज √58. ये क्लियर हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, द सेंटर Z of the figure will be the point of intersection of the diagonal of the quadrilateral WXOP. तो पहले तो quadrilateral WXOP बनाते हैं. WXOP देखो जी, ये आपका W ये X है, तो WX तो ये रहा, WXOP ये इस तरह से बनेगा. WXOP ये हो गया OP, राइट. अगर ध्यान से देखो तो ये आपकी कौन सी फिगर बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है. रेक्टेंगल की भाई जितना ये है उतना ही है, ये ब्रेड्थ हो गई आपकी. जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ है, ये आपकी रेक्टेंगल फिगर. अब रेक्टेंगल के डायगोनल्स, तो डायगोनल्स आपको पता है रेक्टेंगल के क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, बिकॉज रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है. तो ये हो गए आपके डायगोनल्स. अब जो डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है आपका Z. क्वेश्चन में ये कहा गया वो पॉइंट आपका क्या है, Z. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो आप देखो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि भैया ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल होगा. तो बेसिकली आप ये कह रहे हो Z जो है वो डायगोनल का मिड पॉइंट है. Z यहाँ पे मिड पॉइंट होगा डायगोनल XP का और Z यहाँ पे आपका मिड पॉइंट होगा डायगोनल WO का. तो जैसे मैंने मिड पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो अगर देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
ये जो आपका W है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो x तो इसका -6 दिखाई दे रहा है और y इसका क्या दिखाई दे रहा है 2। तो W के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं -6, 2। ये क्लियर है कहानी, ठीक है। तो W के अपोजिट में जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका O। भाई किसी भी डायगोनल पे ले लेते हैं अपोजिट पॉइंट। तो O जो है आपका, अगर O के केस में मैं इसका x देखता हूं तो x तो इसका आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5, और y जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, 9। तो O के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 5, ये क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो x1 + x2/2 है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4 पॉइंट पर है तो मैं बोलूं -4, 0। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता हूं तो P का जो आपका x है वो आ रहा है आपका 3 पर और y आपका आ रहा है 11 पर। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, 11। 3, 11 पहले बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, और जेड इसका में डायगोनल्स का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड जो हम फाइंड करेंगे उससे पहले आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है WXOP वो क्या है एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा रेक्टेंगल। और हाँ वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाई बिकॉज़ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका हो गया WXOP राइट। सारे कोऑर्डिनेट्स अभी आपने फाइंड किए। W के क्या आए थे -6, 2, -4, 0, 5, 9 और 3, 11। यहाँ तक वो डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देन अब आप ये देखो Z मिड पॉइंट है। अगर मैं कहता हूँ Z इज द मिड पॉइंट ऑफ फोर डायगोनल XP, अगर मैं XP की बात करता हूँ किसी भी डायगोनल से निकाल दो आप, ठीक है। तो आपको पता ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z क्या होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। XP x के जो कोऑर्डिनेट थे आपके वो क्या थे, x के कोऑर्डिनेट है हमारे -4, 0 और 3, 11। तो x हो गया आपका -4, 0 और p क्या हो गया 3, 11। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो x1 + x2/2 यही होता है x1 + x2/2। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y। तो जब आपने कहा x1 + x2/2 तो यही होगा, और y1 + y2/2 तो 0 + 11/2। तो -4 + 3 कितना हो जाएगा -1/2, कॉमा हो जाएगा 11/2। यही हो फाइनल आंसर। आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ये देखो यहां से जो आपके डायगोनल्स थे, अब यहां से देखो ये आपने अभी किससे निकाला XP से निकाला। अगर मैं यही चीज WO से करता हूं तो x1 क्या होगा -6, x2 क्या होगा 5/2 यही होगा, y1 क्या होगा 2 और y2 क्या होगा 9/2 होगा। तो ये कितना आ गया -1/2, वहां भी यही आ रहा था, और ये क्या हो गया 11/2। आप चेक कर सकते हो दोनों साइड से सेम ही आएगा। हो गया क्वेश्चन भी क्लियर, ठीक है। चलो जी, इसके बाद फिर और आगे क्या पूछा गया आपको, what are the coordinates of the point on y-axis equidistant from A and G। कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो A और G दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर और y एक्सिस पर है, ठीक है। तो आप ये देखो, तो हमने ये मान लिया कि लेट दैट पॉइंट बी, देखो पहले तो जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट पर है और किस पर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो एक चीज तो क्लियर है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। इस चीज का एग्री करते हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट मैंने ले लिया P 0, y यही होगा, x तो 0 है तो y आपका y है, आपको पता है कि वो पता हो तो फिर तो पॉइंट ही पता होगा, वो तो निकालना है आपको, ठीक है। अब A और G से उसका डिस्टेंस इक्वल है A और G। अब अगर मैं यहाँ A की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ A की बात करता हूँ तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखो आप, A कहाँ गया भाई A, ये रहा A, ठीक है। A के अगर आप x देखो, ये पहले तो थोड़ा मैं इसकी कलाकारी ठीक कर देता हूँ। चलो जी, जो पूछा गया उसी की बात लेते हैं ना।
पहले इतना रंगीन हो गया था कि यही नहीं दिख रहा। चलो जी, देखो ये ए है। ए का जो आपका एक्स है वो किस पर आ रहा है? किस पर आ रहा है? माइनस टू, दिखाई दे रहा है? ठीक है। और ए का जो वाई है वो किस पर आ रहा है? टू पर, तो है -2, 2। दूसरा पॉइंट क्या है? जी। अगर मैं जी की बात करता हूँ, जी, तो जी का जो एक्स है वो किस पर आ रहा है? -4 पर। और जी का वाई किस पर आ रहा है? 7 पर। मैं बोलूँ -4, 7, तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -4, 7। क्या हो जाएंगे? -4, 7। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम कैसे करते थे इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन? ये हो गया -2, 2, -4, 7। जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता था, मैंने क्या बताया था आपको, उसको पहले रखो। तो P इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों से, तो आपने कहा कि P का जो A से डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस A से होगा, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस G से होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इक्वल है। इट मींस PA इज इक्वल टू PG। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो जब PA निकालोगे, अब देखो P है क्या आपका? ये हो गया P और ये हो गया A। P आपका क्या है? 0, ठीक है। और A आपका क्या है? -2, 2। मैंने आपको ये भी बताया था कि चाहे आप x2 - x1 होल स्क्वायर करो या x1 - x2 होल स्क्वायर करो, बोथ आर सेम। फॉर एग्जाम्पल 2 - 4 होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? 4। 4 - 2 होल स्क्वायर क्या होगा? 4। ये क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? प्लस, अब यहां से स्टार्ट किया ना, y - 2 होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक ही जगह ले लेता हूँ पॉइंट जी, पॉइंट जी, तो पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके? -4, 7। तो सेम यही चीज, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0 + 4 होल स्क्वायर। और y -7 होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो देखो, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस में हो गया y - 7 होल स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आगे देखो, a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2। 16 आपका एज इट इज आ गया, फिर a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2। ये क्लियर हो गया? देखो y² से आपका y² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा। -14y, अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 14y - 4y। y इधर रखो, y की वैल्यू निकाल, बाकी सारे नंबर उधर ले जाओ। अगर 49 + 16 करते हो, 49 + 16 क्या हो जाएगा? 9 और 6 15, 65 होगा। तो ये हो गया 65। 4 + 4 8, ये हो जाएगा -8। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10y = 15 में से 8 गया 57। तो y की वैल्यू क्या? 57/10, दैट इज 5.7। तो या तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा 0,57/10, पर आइडियली आपको लिखना चाहिए 0,5.7। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारी चीजें? ये देखो इस तरह से ये आएगा आंसर आपका 0,5.7। क्लियर है तक? ठीक है। अब इसमें जो और वाला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। जो और वाला पार्ट है आपका, उसमें क्या पूछा गया आपसे? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH? अब देखो AFGH, AF, A और F, इसको जोड़ दो, हो गया AF। GH, ये रहा आपका G, AFGH। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका हाफ into sum of parallel side, that is like a plus b, sum of parallel sides into distance between parallel side into distance। मान लो ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। अब देखो, ये जो f का डिस्टेंस है, ये जो f पॉइंट है आपका,
इसका डिस्टेंस देखो ये किस पॉइंट पर है, ये आपका आ रहा है 9 पर, और जो ए वाला पॉइंट है ये किस पर आ रहा है 7 पर। तो 9 और 2 के बीच में कितने पॉइंट होंगे 7, भाई 1 2 3 4 5 6 7। तो कहना ही से दैट जो आपका ये ए एफ है, जो आपका ए एफ है वो कितना हो गया आपका 7, ए एफ कितना हो गया आपका 7। अब इसी तरह से देखो एच जी को देखते हैं, एच आपका किस पर आ रहा है 7 पर, और एच किस पर आ रहा है 4 पर, तो कितने पॉइंट बीच में आ रहे हैं 1 2 3। तो मैं बोलूं जी एच की वैल्यू आपकी 3 है, जी एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस ये कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। हाँ जी देखो ये एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ देखो आप, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स पर किस पॉइंट पर आ रहा है -4 पर आ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये एक्स पर किस पॉइंट पर आ रहा है -2 पर आ रहा है। तो इसके बीच में डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, तो कितना हो गया 1 और 1 2। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड जिसको आप एच भी लेते हो वो कितना हो गया आपका 2। ये सारी कहानी क्लियर क्लियर हो गया। तो आप देखो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। एच क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ए जो है आपने, अगर ए को मैं कह रहा हूँ ए एफ है, ए क्या है आपका ए एफ, तो ए एफ की वैल्यू क्या आई है आपकी 7, ये आपका क्या हो गया ए, तो बी आपका क्या हो गया 3, और एच की वैल्यू क्या हो गई 2। ये क्लियर है 7 3 और 2। तो क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ए आपका ए एफ है जो कितना है 9 - 2 7, बी आपका जी एच है जो हमारा 3 आया था, और एच जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड है वो हमारा 2 है। कैसे आया ये समझ में आया, फिगर से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है आपका, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। एच आपका 2 आया था, ये हो गया ए, ये बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस से बोथ आर सेम, उसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर, ये वाली केस स्टडी हो गई आपकी, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर ना एरिया है, अगर यूनिट नहीं दी हुई दीदी तो फिर आपका, अगर यूनिट नहीं दी हुई तो फिर आप इसको यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखोगे सीधा, ठीक है। वो एक आदत पड़ी हुई है ना, चेक कर लेता हूँ मैं। यूनिट नहीं दी हुई तो स्क्वायर यूनिट लिखो, क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, क्या आएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 37। ये आपके पेपर में भी आया ना यार। देखो जी क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी। द स्कूल The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. कितने 1500 people टोटल आपको सम दिया हुआ है। The chairs are to be placed in concentric circular arrangement, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. तो ये भी नहीं बन रहा, पीछे जितनी होगी उससे आगे वाली में उससे 10 ज्यादा होगी, प्रीवियस वाले से 10 ज्यादा, उससे आगे वाली में उससे 10 ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आपकी ए की, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी ए की, तो ये कितना हो गया आपका 30। हाउ मैनी सीट्स एंड निकालना है, विल बी देयर इन द 10th रो, दैट इज 8 है, समझ में आ गया। तो हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, ये क्लियर हो गया। तो पहले तो आप इस चीज को समझो कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो वो एपी बन रही है, मानते हो सिटिंग अरेंजमेंट क्या है एपी, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 30, और प्रीवियस वाले से आगे वाली रो में कितनी सीट ज्यादा है 10, तो सब में 10 10 का फर्क आ रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डी आपका 10 होगा।
हाउ मेनी सीट्स इन द 10th रो, तो आपको A10 की वैल्यू निकाल, ठीक है। अब आपको पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 90, इन प्लेस ऑफ A वी विल पुट 30, इन प्लेस ऑफ D वी विल पुट 10, तो आपका जो A10 आएगा 120 सीट्स आएगी, यानी कि 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, 120 सीट्स। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और क्या पूछा गया आपसे, उसका कह रहा है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, 1500 सीट्स के लिए कितनी रोज की जरूरत है, तो एन निकालना है। और 1500 क्या है, ये टोटल, तो ये एस एन है, ये क्या है आपका एस एन है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो क्या आपको ये चीज क्लियर होगी, यहाँ पर जो एस एन है आपका वो कितना है 1500, कितना है 1500। फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 10 30 है, एन आपका 10 है, एन आपको फाइंड करना है। तो कहने से दैट यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब आगे देखो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एस एन की जगह क्या पुट करोगे 1500, एन बाय 2 2a की जगह क्या आ जाएगा 30, और इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट 10, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3000 इक्वल टू एन, 32 से कितना हो जाएगा 60, 10 को n से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 10n, और माइनस में क्या हो जाएगा 10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 60 माइनस 10 50 प्लस 10n, राइट। फॉर द नेक्स्ट स्टेप में जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपकी जो इक्वेशन बनी होगी कुछ इस तरह से बनेगी आपकी, एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300, 300 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 5 आ जाए, 20 और 15 प्लस 20n माइनस 15n, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जब आपने इसको सॉल्व किया होगा इक्वेशन को, तो आपकी जो वैल्यूएशन आई होगी, देखो n प्लस 20 और n माइनस 15 आपके फैक्टर बनेंगे, बट n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या होगी 15, तो कितनी रोज चाहिए होंगी 15 रोज, समझ में आ गया, ठीक है। therefore n is equal to 15, that is 15 rows। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to put after 10th row। कह रहा अगर 1500 सीट्स को आप ऑडिटोरियम में अरेंज करते हो तो 10th रो के बाद, 10th रो के बाद कितनी सीटें बच जाएगी, 10th रो के बाद कितनी सीटें आपकी, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। अब ध्यान से देखना इस चीज को, देखो टोटल सीट्स तो आपको पता ना जो अरेंज करनी है वो कितनी है 1500, ये क्लियर हो गया। आप इधर देखो फर्स्ट रो से लेके 10th रो तक जो टोटल सीट्स है वो क्या होगा, वो S10 होगा भैया, S15 तो पता ही है आपको। आप ये निकालो, अभी आपने निकाला कि 10th रो में कितनी सीटें होंगी, अब आपको ये निकालना कि पहली रो से लेके 10वीं रो तक टोटल कितनी सीटें होंगी। तो 15th रो में कितनी है वो तो हमें पता ही है, 15 रो जो भी है आपकी है, आपकी टोटल 15 रो आई थी ना, उसमें तो 1500 सीटें हैं। 10th रो तक की सीटें निकाल दो, S10 निकाल दो, उसमें से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास आ कितनी सीटें बचेंगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। पहले भी बताओ किसी को डाउट है या क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं इसको निकाल, मैं सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी आपने A10 निकाला था। अब A की जगह क्या आ जाएगा 30, A10 की जगह 120, अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो S10 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये हो जाएगा 10/2, A आपका हो गया 30 और A10 हो गया 120, तो 2 5 जा 10, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 150, ये क्लियर है। तो ये आ जाएगा 750, तो 1500 तो वो थी टोटल, वो 10वीं रो तक कितनी सीटें आई टोटल 750, तो 750 बचा। ये समझ में आई बात, व्हाट वी विल से नाउ, S10 आ गया आपका 750 आ गया, देयरफॉर सीट्स रिमेनिंग, कितनी सीट्स रह जाएंगी आपकी भैया S15 माइनस S10, 750 माइनस कर दो तो कितनी सीटें रह जाएंगी 750, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, अब 15 की जगह क्या कह रहा है 17 रोज होती है,
हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। पहले मुझे ये बताओ कि 17 ऑड है या इवन नंबर है? ऑड। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 17, जो कि ऑड नंबर है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मैंने आपको अभी भी बताया था कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अगर n ऑड हो तो n + 1/2 है, यही होता है। तो n की जगह अगर मैं 17 + 1 कितना होगा 18/2, तो मैं लिखूं 9। तो 9 क्या होगा आपका यहाँ पे मीडियन, यानी कि मिडल टर्म। मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडल टर्म। तो मिडल रो यहाँ पर क्या होगी? हाउ मेनी सीट्स विल बी, तो मुझे निकालना है A9। क्या फाइंड करना है? A9। ये क्लियर हो गया? तो देखो टोटल है 17 रोज, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो मीडियन इक्वल टू n + 1/2 y, क्योंकि n यहाँ पर क्या ऑड है, तो ये हो गया आपका 9th। तो आपको A9 फाइंड करना, तो जब आप A9 फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा A + 80 एंड इट विल बी इक्वल टू 110। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका? We all have been, we all have seen the airplane flying in the sky, but might have not thought of how they actually reach the correct destination। भाई सही बात है, हवा में तो कुछ वैसे ही नहीं पता होता, कोई साइन बोर्ड तो लगा नहीं होता, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, आदर्श नगर इधर, ओल्ड टाउन इधर, नहीं है ना ऐसा। फिर भी आपस में टकराते नहीं है। ये तो यानी हवा सारी खुली थी, मैं भी भाग गया, ये किया आपस में। सोचने वाली बात है। कह रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, वो देख रहा कान में जो कैप्टन ने लगा रखा होता है, वो सारा वहां से मॉनिटरिंग होती रहती है, इस डायरेक्शन में जाओ, इसमें जाओ, जो वहां से सारा उनको बताते रहते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड and through a given section of controlled airspace and can provide advisory services to aircraft in non controlled airspace। ये तो आपकी नॉलेज की सारी बातें थी। Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry। अब यहाँ आपको थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि हाँ भी मैथ्स की भी बात, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन क्या देखते हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है at a given instance ATC find that angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसकी फिगर बनाऊँ एक, मान लो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे क्या कहा गया आपको? आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब दूर हम खड़े होते हैं तो एंगल क्या होता है? कम। तो पास क्या होता है? ज्यादा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 30 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है, पहले प्लेन यहाँ था और कितने सेकंड के बाद? 30 सेकंड के बाद। 30 सेकंड के बाद, तो आफ्टर t इक्वल टू 30 सेकंड, जो प्लेन की पोजीशन पहले मान लो ये P1 पर थी, अब प्लेन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया P2। ये समझ में आ गया? ये जो P1 को आप देख रहे हो इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट A है, ये कितने डिग्री पर देख रहे हो? 60 डिग्री। और यहां से जब आप P2 को 30 सेकंड का, वो आगे चला गया, आपने देखा तो आप कितने डिग्री पर देखा आपने? 30 डिग्री पर। ये कहानी क्लियर? ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज 3000√3। हाइट अभी भी वही है जो पहले, दैट इज 3000√3। तो जितनी ये हाइट है उतनी हाइट ये रहेगी। आप ये समझ में आ गया? ठीक है। यूज द above information to answer the following question। पहले बताओ डायग्राम क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो देखो, ड्रॉ नीट लेबल फिगर टू शो द above सिचुएशन डायग्रामेटिकली। ये तो समझ में आ गया, तो अभी हमने बना के देखी। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको फाइंड करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये फिगर बनेगी। पहले बताओ फिगर क्लियर होगी सबको? फिगर क्लियर होगी? ठीक है।
आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो ये निकालना है BD, ये समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये निकालना है मुझे C। जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना, मान लो वो डिस्टेंस हो गया D, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया x, और टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो गया y। तो कैन आई से दैट अगर मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए तो d हो जाएगा मेरा y माइनस एक्स, इसमें कोई दिक्कत? d क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा इन राइट ट्रायंगल ACB, इन राइट ट्रायंगल ACB, देखो ये आपका राइट ट्रायंगल AC, यही है ना? आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? एक्स ही फाइंड करना है। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक्स है यहाँ पर, कैन आई से दैट जो मेरा एक्स है यहाँ पे वो किसके इक्वल है? वो है क्या यहाँ पर? बेस। और 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड है ये क्या? परपेंडिकुलर। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि tan 60 क्या होगा, तो आप यही कहोगे ना P/B। तो P आपका क्या होगा? BC। क्या होगा? BC। और बेस आपका क्या होगा? एक्स होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो BC आपका यही है, सेम है ना, उसने कहा है। तो ये हो गया आपका 3000√3, और ये आपका क्या हो गया? एक्स। tan 60 की वैल्यू √3। अगर √3 से मैं इस एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? √3x इक्वल टू 3000√3। यस और नो? √3 से √3 गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। ये क्लियर हो गया? तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किसकी? इन राइट ट्रायंगल AED, इन राइट ट्रायंगल AED, इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर क्या कहोगे आप? बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपने कहा कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना होगा? यही लोगे 3000√3, और बेस क्या हो जाएगा? y। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, 3000√3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 आ रहा है 9000, आ रहा 9000। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9000 मीटर। कोई दिक्कत? तो d तो इजीली निकाल दूंगा मैं। क्या था? y माइनस एक्स। तो 9000 माइनस 3000 कितना होगा? 6000 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? तो ये कितना आएगा आपका? ये x आ गया आपका 3000 मीटर। फिर आपने क्या निकाला? y कितना आया था? 9000। और उसके बाद आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया? 6000। चले आगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट पूछूंगा, आप सोच के बताना इस चीज को। क्वेश्चन ये है आपका, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, हाइट टॉपिक वही है। ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 माइनस 1 सेकेंड, इतने सेकंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 40, यानी कि पहले तो 60 था, लेकिन 60 के बाद जो वहां पे 30 हुआ है वो 30 ना हो गया 45 हो गया। पहले वाला पार्ट तो सेम ही है भाई। उसने कहा ना कि कुछ सेकंड के बाद, तो इनिशियल पॉइंट तो वही है ना 60 डिग्री, पहले जहां पर था उसके बाद जो वो 30 पर चेंज हुआ था वो 30 की जगह 45 पर चेंज हुआ। तो वहां पे जो आपने वो लिया था 30 वाला लिया था वो कितना हो जाएगा? 45। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन? तो कैन आई से दैट, देखो अब आपकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी, पहले बताओ इस चीज से एग्री करते हो? पहले जो 60 डिग्री था वो अब कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना आया था हमारा? 3000 आया था। तो x इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3000 मीटर। अब जो फाइंड करना है मुझे, वो क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है tan 45। तो देखो tan 45 डिग्री, अगर मैं tan 45 लूंगा इस ट्राइंगल में तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा? 3000√3। और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा आपका? ये पूरा y होगा। tan 45 का मतलब 1 इक्वल टू 3000√3/y। ये क्लियर है? y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3000√3।
इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो आपके पास जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3000√3 मीटर। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से अब आप इजीली क्या निकाल सकते हो? d निकाल दोगे। ये आ गया आपका y, तो d इक्वल टू क्या होगा? y माइनस एक्स। जब आप y माइनस एक्स करोगे तो यही करोगे ना, 3000√3 माइनस 3000। 3000 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? √3 माइनस 1 मीटर। कोई डाउट है तो बताओ भाई। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट पार्ट। इसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो भाई, जो है आपका y वाला डिस्टेंस आया था, पहले आपने x निकाला था, वो कितना आया था? 3000। फिर आपने y निकाला था, कितना आया था? 9000। फिर आपने डिस्टेंस निकाला था, ध्यान से सुनना आप इस चीज को, डिस्टेंस d जो निकाला था आपने, वो आपका आया था 6000, अगर आपको याद हो। ये वो डिस्टेंस था जो 30 सेकंड में इस प्लेन ने कवर किया था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो डिस्टेंस था जो प्लेन ने कितने सेकंड में कवर किया था? 30 सेकंड में। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये देखो, आपने जो ये बीडी निकाला था, आपने जो ये डिस्टेंस बीडी निकाला था, ये क्वेश्चन में गिवन था कितने सेकंड में कवर हुआ ये? 30 सेकंड। और आपने ये डिस्टेंस जो डी निकाला था, कितना आया था? 6000। अगर आपके पास डिस्टेंस है और टाइम है तो स्पीड निकल नहीं जाएगी, लेकिन वो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 6000/30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। तो ये आ रहा है मीटर पर सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाओ? वेरी गुड, वेरी गुड। यही मुझे, ये जोशीले बच्चे यही तो होते हैं। 18/5, 5/18 होता था जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो। आपको उल्टा जाना है, 18/5 करना है। समझ में आ गया? तो पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये आ गया 200 मीटर पर सेकंड। 5/18 नहीं करना है, क्या करना है? 18/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से ये कैंसिल होके हो जाएगा आपका 40, और ये आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। फाइनली आपका ये सीबीएसई सैंपल पेपर